एक एमपीए की तनख्वाह कितनी होती है और अलाउंसेज उसे कौन कौन से मिलते हैं? 5 लाख तनख्वाह है, 1,10,000 उस पे सैलरी टैक्स लगता है। या मैं आपसे दूसरी तरह पूछता हूँ, मैं आपको अगर 85-100 रुपया दूँ तो आप उससे कितने दिन गुजार लेंगे? 2000 में से 8000 रुपया तो उसका मंडी का गया, 4 हफ्तों का आगे हैं। पहले तो कहा गया कि ये जो है ना एयर पंजाब के लिए लिया गया है, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए ही हुआ। देखिए पंजाब क्यों जरूरत पेश आ गई? थी, पंजाब गवर्नमेंट, राना सिकंदर साहब भी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी और मेरे साथ मेरे पीएमएलएन के लोग थे, वो भी वहीं खड़े थे ना। उतनी देर में मैडम की गाड़ियां हेलीकॉप्टर से वापस आती हुई नजर आई। हम लोग हैरान हुए कि ये मैडम की गाड़ियां वापस क्यों आ रही हैं। लिया में ऐसा मैस क्रिएट हुआ है। लिया के लोग नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो शायद आपकी जमात में कोई और होगा। दिलचस्प वाकया है, तो वो ज़रा सुनाइएगा। नाम लेने की चाहे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं ये शायद लोगों को बताने की बड़ी ज़रूरत है। तो ज़रा वो वाकया तो सुनाइएगा। मुश्तबा शुजा मान साहब तकरीर कर रहे थे और बजट स्पीच के दौरान ही मरीम नवाज साहिबा उठ के वहाँ से चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीटीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान राहील मुआविया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को आए तकरीबन तीसरा साल इस वक्त चल रहा है और तीसरा बजट भी पंजाब में भी और वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पेश कर चुकी है। और इससे पहले जो पीडीएम का दौर था उसको अभी हम निकाल देते हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद भी बाकायदा तीसरा बजट जो है वो पेश किया जा चुका है। इन 2 सालों के अंदर जो तकमील को पहुंच चुके हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है और आइंदा क्या करने जा रही है, और फिर तीसरे साल में ये पहले की तरह जाने की बातें क्यों शुरू हो गई हैं, और फिर बहुत सारे मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्रियाँ तब्दील किए जाने की भी बातें हैं, और ये जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इसके पीछे वजूहात क्या हैं और क्या किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से मेंबर सूबाई असम्बली सुमैया अता शहानी साहिबा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनका पहला टर्न्योर है बाकायदा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कब आई, कैसे सियासत शुरू की और क्यों सियासत शुरू की, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक स्कूल टीचर थी और स्कूल टीचर भी सरकारी, तो सरकारी जॉब को छोड़ के, स्कूल टीचिंग छोड़ के सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया, ये इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया राहील मावी, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने एक्सप्रेशन और अपने जज्बात एहसासात आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। और मैं जो है ना ये कहूँगी कि मैं पैदाइशी पीएमएलएन को पसंद करने वालों में शामिल हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि एक पॉलिटिकल जैसे जलूस गुज़रता है, तो बचपन में ही मुझे बताया गया कि कोई नारे लगाता हुआ ग्रुप गुजरा, तो मैं उसके पीछे चल पड़ी और पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से मुझे स्कूल में नारे लगाते हुए ढूंढा। अच्छा। तो ये है कि मैं ना अपना बचपन से ही ना पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन चीज़ों को पसंद करती होती थी। डिफरेंट, सबसे जो बड़ी बात है ना, मैं बहुत छोटी थी ना, जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, उर्दू का अखबार मुझे घर में उस वक्त पाकिस्तान आता था, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान अखबार की जितनी भी हेडलाइंस थी वो मैं स्कूल जाने से पहले रोज़ाना देख के जाती थी। अच्छा। ये कहूँगी कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस चीज़ से भी मेरे अंदर मौजूद जाहिर है, वो हालात हाज़रा आप पढ़ती थी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मेरी अम्मी हेड मिस्ट्रेस थी और अबू भी टीचिंग प्रोफेशन से थे, तो मुझे याद है कि वो स्कूल के जाने से पहले वो पाकिस्तान अखबार की हेडलाइंस मैं पढ़ के जाया करती थी उस दौर में। ठीक है, तो आप तो बाकायदा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक टीचर के तौर पर भर्ती हो गई और आपने बाकायदा टीचिंग भी की, सरकारी टीचर के तौर पर। मैंने एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से एमएससी ज़ूलॉजी किया हुआ था। 2005 में मेरी शादी हुई। 2005 से लेकर तकरीबन 2010 तक मैंने कोई जॉब नहीं की। 2005 से 10 तक मैरिड अपना जो पीरियड था, मेरे बच्चे हुए 2-3, उनको साथ रखते हुए फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि तुमने इतनी मुश्किल डिग्री, मास्टर डिग्री ज़ूलॉजी में ली है, तो गवर्नमेंट प्रोफेशन में अपना आके सर्व करो ना। ठीक है। उस वक्त जॉब का जो हसूल था वो इसलिए नहीं था कि फॉर द मनी पर्पस, वो ये था कि अगर आप इस ज़िंदगी में शामिल हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, तो आपको लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम मैंने स्कूल एजुकेशन से मुंसलिक होते हुए एज ए एससी साइंस शाहपुर हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट लिया में मैंने 3 साल जॉब की। उसके बाद मैंने पीएमएलएन वुमेन विंग को ज्वाइन किया, एसएमटी की भी मैं मेंबर रही
और मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत, मियाँ नवाज़ शरीफ का जो नज़रिया था वो मुझे शुरू से पसंद इसलिए भी था कि 28 मई जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मुझे याद है कि 28 मई का जब हुआ तो हमारे जो टीचर्स हैं आके बताया करते थे कि बिल क्लिंटन ने आज ये धमकी दी है, अगर आप लोग एटॉमिक पावर करेंगे या आप इंडिया का जवाब देंगे तो कौन कौन सी पाकिस्तान पे माशी पाबंदियां लग सकती हैं। उन चीज़ पे हमारे टीचर भी बड़ा डिबेट करते होते थे। सर एहसानुल्लाह साहब हमारे टीचर थे एकेडमी के, वो डिस्कस किया करते थे। लेकिन जब 28 मई का वो जो कहती हूँ वलवला अंगेज़ हर मुसलमान के लिए एक बड़ा आप कहते हैं कि हौसला अफजा बात थी कि जो पहला इस्लामी मुल्क था पाकिस्तान, वो एटमी पावर बना था और हमारे लिए बड़ा मायने रखता था। अच्छा, वैसे और हमारे लिए मियाँ नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर हीरो थे उस वक्त कि उन्होंने वो नामुमकिन काम किया था, डॉक्टर समर मुबारक भी, और वो सब लोग हमारे लिए वो हमारे इस्लामी हीरोज़ थे। वो मुजाहिदीन में भी हम लोग अच्छा, कैसे वैसे ये अब आज के लिए भी बहुत एक अहमियत की हामिल बात है, क्योंकि आज ईरान वही काम करने जा रहा है, देखिए या करने की कोशिश कर रहा है। तो देखें किस तरह से उसके ऊपर हर्डल्स बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं ईरान को कितनी पाबंदियां देखना पड़ रही हैं, और बिलाखिर वो मुआहदा कर लिया है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन देख लें कि उस वक्त मर्द मुजाहिद हमारे लीडर नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा, बिल क्लिंटन की ऑफर भी ठुकराई और एटमी ताकत हम लोगों को बनाया। मेरी मियाँ नवाज शरीफ से जो एक कहती है ना पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो मोहब्बत है वो 28 मई से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। यानी कि आप इस वजह से फिर मियाँ साहब मेरी मियाँ नवाज शरीफ को पसंद करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इन्होंने अमेरिका को वाकई एब्सोल्युटली नॉट कहा था। हमारे बच्चों को नहीं पता कि एब्सोल्युटली नॉट क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप सरकारी जॉब पे आ गई तो आपको कैसे इस बात का इदराक हुआ कि मैं गलत प्रोफेशन में आ गई हूँ, मैं इसको छोड़ के सियासत में चली जाऊँ? हमारे जो है ना मिनिस्टर रहे हैं अंकल अहमद अली औलख साहब ना, लिया से उनके पास 7 मिनिस्ट्रीज़ भी रही हैं ना। ठीक है। तो वो कहा करते थे कि शाहनी साहब आप अपने किसी बच्चे को, मेरे जो मामू ससुर थे वो एज ए चेयरमैन PMLN से इलेक्शन भी लड़ते थे। 2013 में उन्होंने आज़ाद इलेक्शन भी लड़ा था। ठीक है। मेरे हस्बैंड के मामू थे और उनके साथ हम लोगों ने बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी की हैं, वोट भी मांगे हैं, पोलिंग एजेंट्स के तौर पे भी काम किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यानी पॉलिटिकल इससे देखी हुई थी ना। ठीक है। तो उन्होंने अंकल अहमद अली औलख साहब को मैं कहूँगी, उन्होंने जब ये ऑफ़र की कि शानी साहब आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को ले आए ना, तो उस वक्त मैंने जो है ना थोड़ा सा और मज़ीद एक्टिव होके भी सोशल मीडिया पे भी काम करना शुरू किया। और जिस दौर में धरने शुरू किए इमरान ख़ान ने, मेरा ख्याल है उस टाइम हम इस्लामाबाद हम लोग हनीफ अब्बासी साहब की रैली में भी शरीक हुए, मेरे हस्बैंड में और मेरे बच्चे। तो उस वक्त शायद हनीफ अब्बासी साहब को भी पता ना हो कि एक मुस्लिम लीग नून की वर्कर अपनी फैमिली समेत उनकी रैली में जा रही है। लेकिन उस वक्त हम लोग मियाँ नवाज शरीफ के साथ यकजहती शो कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि जो मियाँ नवाज शरीफ 2017 में जब मियाँ साहब के ऊपर केसेस बने, मियाँ साहब नाअहल कर दिए गए, उस दौर में मैंने एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लिखना शुरू किया और मियाँ नवाज शरीफ के लिए ही मैंने लिखना शुरू किया। फिर कब रिजाइन किया और कब उसको छोड़ दिया? 2010 से 13 मेरा ख्याल है मेरा जो सर्विस पीरियड था ना, मैंने सिर्फ 3 ईयर किया और उसके बाद मैं एज ए PMLN वर्कर ही अटैच रही हूँ। ठीक है। तो अच्छा, इसकी वजह क्या थी? आपको ये लगता था कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि मियाँ नवाज शरीफ को मैं मर्द मुजाहिद भी कहूँगी, जिसने हर दौर में अपनी पाकिस्तान का सोचा, अपने इदारों को तकवीयत भी दी और एक हदूद में रहते हुए अपने वर्कर्स को भी एक स्पेसिफिक हद में रखते हुए मुल्क पाकिस्तान को हमेशा बेहतरीन बनाने का सोचा। आपका मैं ये कहूँ कि आपने जो सरकारी जॉब छोड़ी जी, वो इस वजह से थी कि आप सरकारी जॉब छोड़ के, तो जो 2017 या 2013 में मुस्लिम लीग नून का मामला चल रहा था, उसमें उनके साथ बाकायदा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे साथ जाना चाह रही थी? मैं जाना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास उस वक्त क्लियर डायरेक्शंस नहीं थी। अच्छा। लेकिन 2016-17 में भी मेरे पास ये था कि मैं एज ए वर्कर, PMLN वर्कर, क्योंकि हम लोगों का मैंने बताया थोड़ा सा सियासी बैकग्राउंड था ना, तो मैं लोगों को, वुमेंस को अपने साथ अटैच रखती थी। लिया की वुमेंस को, आपको पता है रूरल एरिया है
और अगर एक लीडर है तो उसको हर वक्त अपनी खुशियाँ गमियाँ अपनी ख़वातीन को अटैच रखना बड़ा ज़रूरी होता है ना। उनके साथ अटैच रखने कैसे ये मुमकिन हुआ कि लिया की एक खातून के जो मियाँ नवाज शरीफ को नहीं जानती, मियाँ नवाज शरीफ उसे नहीं जानते, मरियम नवाज़ नहीं जानती उसे, तो वो मुस्लिम लीग नून की 2024 में MPA बन जाती हैं। मैं आपको ये बताऊं कि 2016-17 में जब मैं ट्विटर पे लिखती थी, मेरा ख्याल है मैडम मरियम मेरे फेस को नहीं जानती होंगी, लेकिन लोगों को ये पता था कि एक शाहानी फैमिली की खातून है और वो बाकायदा ट्रेंड्स में भी पार्टिसिपेट कर रही होती है जो मियाँ नवाज शरीफ के हैं, और टॉप 10 में भी आती है। और यकीन करें कि उस वक्त पाकिस्तान पॉलिटिकल टॉप ट्रेंड्स जो होते थे ना, उसमें टॉप 10 रैंकिंग में मेरा नाम होता था। और वो कैसे मुमकिन होता था? मेरा ख्याल है मैं शाम को अगर ट्रेंड 12 बजे रात को स्टार्ट हुआ था तो वो सुबह तक वो ट्रेंड चलता था, और बाज़ औक़ात अगर वो ट्रेंड लिस्ट पे नहीं आता था तो वो अगले दिन भी वो कंटिन्यू रहता था। तो मैं उस ट्रेंड पे मियाँ नवाज शरीफ के लिए, बीबी मरियम के लिए लिखती थी। और बीबी मरियम की जब मैंने हेयरिंग पे जाना शुरू किया, बीबी मरियम नवाज़ साहिबा ने, उस वक्त मेरा ख्याल है मैंने ID पे अपनी पिक्चर लगाई हुई थी। बीबी मरियम साहिबा ने मुझे अपने फेस से पहचाना और उन्होंने मेरे से पूछा, सोमिया कैसी हो? आपने रात ट्वीट लगाई थी कि आई एम गोइंग टू सी माई लीडर। मैंने अपनी सॉलिडेरिटी के लिए ट्वीट लगाई ना, तो वो उन्होंने उनकी नज़र से गुजरी और उन्होंने मुझे पहचाना भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बीबी मरियम मुझे मेरी ट्वीट के हवाले से पहचानती हैं। ये मेरा ख्याल है 18-19 की बात है ना, कि मैडम ने मुझे पहचाना हुआ था और मेरा फेस जो है उनके लिए फेमिलियर था। और उसके बाद जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट्स या वुमेन की मीटिंग्स या सोशल मीडिया की मीटिंग होती थी तो मुझे पता है कि बीबी मरियम की नज़रें मुझे पहचानती थी एज ए पॉलिटिकल वर्कर। और उन्होंने मेरे लीडर, जब मेरा इंटरव्यू हुआ उस वक्त भी बीबी मरियम साहिबा ने, कोई 500-600 ख़वातीन के MNAs MPs के इंटरव्यू थे, उसमें भी बीबी मरियम ने ही मुझे मियाँ नवाज शरीफ को बताया कि सोमिया मेरी बहुत अच्छी पॉलिटिकल वर्कर मेरी बहन है, जिनको हर हुक एंड क्रूक, हर मुश्किल हालात में मैंने अपने साथ पाया है। ठीक है, तो इस वजह से फिर यानी कि आपको ये टिकट जो है ये मरियम नवाज साहिबा ने दी? बीबी मरियम नवाज साहिबा ने मुझे पार्टी का एक प्रायोरिटी नंबर इशू किया और उसी की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पंजाब को अपने लिए। अच्छा, अब आप एक सूबाई असेंबली की मेंबर हैं और अब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त इक़्तिदार में है, वफाक में भी और पंजाब में भी, उसकी नुमाइंदगी करती हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ये 2 साल जो आपकी गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है ना वो गुजारे हैं, आपको क्या लगता है कि आम आदमी जो लिया का रहने वाला है या पंजाब के किसी भी इलाके का रहने वाला है, वो 2 सालों में मज़ीद बदतरीन हालात का शिकार हुआ है या आपको लगता है कि कुछ बेहतरी हुई है? आपको पता है आज से पहले ना मुल्क पाकिस्तान इतना मैं कहती हूँ दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत नहीं था कि देखें इन 2 साल में हमने वो कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। बनियानुल मरसूस में देखें हमने वो कामयाबी हासिल की है। हमारा इंडिया जो आए दिन हमें धमकियाँ दिया करता था, जी मैं अटैक कर दूँगा, और ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात रिपोर्ट होते थे, सरहदी जंगें स्टार्ट हो जाती थी, उसको बिल्कुल महदूद क्या ख़त्म कर दिया है। मैं कहती हूँ मेरी आँख से कोई इंडिया का अब सिपाही भी हमारी तरफ देखने की जुर्रत नहीं करेगा कि हमने मार्का हक की, बनियानुल मरसूस की वो कामयाबी हासिल की है जो सदियों नस्लों तक जिंदा रहेगी और ये जज्बा हमेशा कायम रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अब ये देख लें कि सफारती महाज पे हम वो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ तो होंगे ही, इस्लामी ममालिक भी हमारे तरफ फ़ख्र की नज़र से देख रहे हैं और सफारती तौर पे हम इतने परफेक्ट और कामयाब हो गए हैं कि दुनिया की हर बड़ी ताकत हमें देख रही है कि इनकी लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी यहाँ सवाल ये करता है और वो दोनों चीज़ों को बिल्कुल तस्लीम करता है कि ये हुआ है। आम आदमी की मैं बात करूँगी एज ए मुस्लिम, तकरीबन हमारा जो इस्लामिक कंट्री है, तकरीबन हर पहला जो हमारा मुसलमान है उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं खुदा में मक्का बन जाऊं, खुदा में हरमैन बन जाऊं, और आज हम हुफाज हरमैन हैं। देखें हुफाज हरमैन बनने का जो है वो हर आम पाकिस्तानी, हर आम सारे एजाज जो हैं, अब सुनिएगा, ये सारे एजाज जो हैं ये आप जो बता रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये रेडी बान और मजदूर नवाज शरीफ ने, लेकिन अब सुनिए, नवाज शरीफ ने जो हमें एटमी पावर बनाया था ना, उनके भाई ने वही कंटिन्यूटी बरकरार रखते हुए हमें सफारती तौर पे बड़े ज़बरदस्त जज्बे में पूरे दुनिया से
लेकिन दिया एक है। आम आदमी इसमें ये समझता है या ये अब आपसे पूछने की कोशिश करता है कि उसे बताया जाए कि अब उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसकी जो अपनी मईशत है वो इस वक्त उसको सहारा नहीं दे पा रही है कि वो सरवाइव करे इस वक्त जो कंडीशन है। तो इसमें अब इन चीज़ों को जो आप बता रही हैं वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ रखे कि वो ज़िंदगी आसानी से गुजारे? मैं आम आदमी की बात करूंगी, अपने गांव की, अपने विलेज की, अपने लोगों की बात करूंगी। लेबर रेट पे आज से 2 साल पहले तक ना मज़दूर 15, 16, 20 हज़ार में बड़ी इजीली अवेलेबल था हमारी गवर्नमेंट आने से पहले। ठीक है। तो अब आराम से उनको 40 से 45, 47, 50 हज़ार तक उनको मजदूरी मिल जाती है एक आम लेबरर को। तो वो लेबरर दुआएं करता है कि शुक्र है कि मुझे ये इस्तेकाम मिला कि मुझे 15-16 हज़ार रुपये किसी आम ज़मींदार के ताने नहीं सुनने पड़ते। मैं स्टेबिलिटी के तौर पे ये 40 से 45 हज़ार मुझे अपनी झुग्गी के लिए, अपने घर के लिए मिल जाता है। आम आदमी खुश है, वो जो लेबरर है वो खुश है। अब यही देख लें कि सुथरा पंजाब का जो है, हमारा पंजाब तो क्लीन हुआ है ना, हर आम इंसान को नज़र आ रहा है मेरा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट क्लीन है। और तकरीबन हर घर से ही, मैं कहती हूँ हर दूसरे घर से ही कोई ना कोई जो अनपढ़ इंसान था या जो कोई लेबरर था जो दूर दराज इलाकों में जाके जॉब कर रहा था, उसको लेबर अपने घर में मिल रहा है। अच्छा चलें, ये आपके इलाके की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ के हालात में आपकी अपनी गवर्नमेंट ने एक जो इक्तिसादी सर्वे, इकनॉमिक सर्वे 2026-27 का जारी किया है, उसमें उन्होंने एक ऐसी बात किया। मैं आपसे दूसरी तरह पूछता हूँ, मैं आपको अगर 8500 रुपया दूँ, 8500, तो आप उससे कितने दिन गुजार लेंगी? ये तो डिपेंड करता है कि 8500 के ऊपर मैं जो है ना कैसे कंज्यूम करूं। 8500 जाहिर है सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारा खाना होता है। हमारी रहने हैं अपने पूरा। 8500 में से कितने दिन गुजार लेंगे? 8500, 8000, 8500 में कितने दिन निकालूंगी? 8500 रुपये में कितने दिन? मेरे लिया में 8500 एक ह्यूज अमाउंट है ना। तो वहाँ इन्फ्लेशन रेट एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो वहाँ तबका मौजूद है मिडिल क्लास है और 8500 को बड़ा आराम से यूटिलाइज कर रहा होता है। मैंने कितने दिन कर सकता है? काफ़ी टीचर्स को देखा है कि वो 8500 में अपना घर, मतलब ज़बरदस्त तरीके से घर चला रहे होते हैं। अच्छा, 8500 में कितने दिन चला सकते हैं, यही तो मैं पूछना चाहता हूं। पूरा महीना भी लोग चला रहे हैं। पूरा महीना आप अपना घर 8500 में चला सकती हैं? 8500 में मैं तो नहीं, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स को घर चलाते हुए देखा है और उनको मैं ऑब्जर्व करती हूँ और मैं बड़े क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो इस अमाउंट में अपना घर चला रहे हैं। लेकिन कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक खातून हैं, मुझे आप सब्जी, मैं बताती हूँ। मेरी अपनी एक कज़न है, वो टीचर हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है कोई कमेटी वगैरह डाल के उन्होंने सोलर लगाया हुआ है। रात को उनका जो बिजली की कंजम्पशन है वो मतलब है, और दिन में सारा मतलब उनका सारा सोलर पे काम हो रहा होता है। तो बिजली के बिल से वो वहाँ से बचत कर लेती हैं। ठीक है। उसके बाद वो अपना जो हफ्ते का एक्सपेंस है, मुझे उस खातून के ही जो व्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट। वो बता रही थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मंडी से सारा सामान ले आते हैं, और वो जो मंडी से वो सामान लाते हैं वो पूरे हफ्ते के लिए, वो कहती हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मेरे बच्चों को एक्सेसिव अमाउंट में मिल जाता है। कितने में मिल जाता होगा? उन्होंने मुझे बताया कि 2000 में मैं तकरीबन सारा सामान ले। ठीक है, 2000 में से 8000 रुपया तो उसका मंडी का गया, 4 हफ्तों का आगे हैं। तो वो उसका मंडी का एक्सपेंस खत्म हो गया ना। मंडी का खत्म हुआ, अब उसने घी लाना है, उसने बाकी चीजें लेनी है, उसने बच्चों के कपड़े लेने हैं। तो सही, वहाँ हमारे उधर जो है ना ब्रांड कॉन्शियस लोग नहीं हैं। वो बगैर ब्रांड के चीज़ें, जो अपना आम किराना स्टोर है ना, वहाँ से वो चीज़ें ले लेती हैं। नहीं तो वहाँ आपके वहाँ आम किराना स्टोर से 200 रुपये का किलो घी मिल जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो है ना वो 20,000 में अपनी पूरी ग्रॉसरी मुकम्मल कर लेती हूँ, पूरे महीने 1.5 महीने वो चल जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8500 में उसका भी गुजारा तो नहीं हो सकता। अब मैं ये बात ये आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि 8500 रुपया कमाने वाला जो बंदा है, पर हेड की बात कर रहा हूँ, जो पर मंथ 8500 से ऊपर कमा रहा है वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। ये तो मैं जो नीचे है, मतलब जो, और उसमें भी आपकी अपनी गवर्नमेंट के दिए हुए दादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 30% लोग इस वक्त खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं कि जो 8500 रुपया भी पर मंथ नहीं कमा रहे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में तो गुर्बत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है?
अच्छा, ये मैंने एक मिडिल क्लास फैमिली का बजट आपसे डिस्कस किया, एक मज़दूर का बजट डिस्कस नहीं किया। अगर आप मज़दूर की बात करेंगे तो मज़दूर के भी मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी। नहीं, लेकिन आपकी अपनी गवर्नमेंट के अदादोशुमार है ना कि 30% लोग जो हैं वो 8500 रुपये भी पर मंथ नहीं कमा रहे हैं, वो इससे नीचे वाले को ख़त गुर्बत से नीचे कंसीडर करते हैं। तो आप इस गुर्बत की शरह में बदतरीन इजाफे का किसे ज़िम्मेदार समझती हैं? देखें, ओवरऑल पूरी दुनिया में ही अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ नहीं हुई ना। ठीक है। आप देखें, अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं तो ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ी है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बढ़ी। अगर सफ़र पाकिस्तान कर रहा है तो सफ़र तो इस टाइम इंडिया भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या हमारे जितनी इंडिया में भी यही तो क्राइसिस है, इतनी तो नहीं बढ़ी ना। देखिए, वहाँ तो आपको पता नहीं, पंप्स पे आए दिन लड़ाइयाँ और झगड़े देखने को मिल रहे हैं। वहाँ तो पेट्रोल मिल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास अवेलेबिलिटी तो है। ठीक है, तो आप समझती हैं कि अवेलेबिलिटी काफ़ी। अच्छा, मुझे दूसरी तरफ आएँ, मुझे ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए मालियत का पिछले माली साल में अपने लिए एक जहाज़ लिया। पहले तो कहा गया कि ये जो है ना एयर पंजाब के लिए लिया गया है, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए ही हुआ। देखिए, पंजाब क्यों ज़रूरत पेश आ गई? थी पंजाब गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत थी। जब आपको याद है, मैं आपके सामने अपने लैया का एक छोटा सा वाक़या रखना चाहूँगी। ठीक है। मैडम मरीम नवाज साहिबा लास्ट ईयर ना उन्होंने लैया का विज़िट प्लान किया, बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए, और इन्हीं दिनों में मेडिकल कॉलेज भी मैडम ने हमारा अनाउंस किया। उसके बाद जैसे मैडम की जो गार्ड्स थे, ड्राइवर्स थे, मैडम की गाड़ी के साथ अटैच हुए। हम लोग जलसा गाह से जैसे ही बाहर निकले, मैडम की रवानगी थी। कुछ फासले पे मैडम का हेलीकॉप्टर था, गाड़ियाँ वो जाती हुई मैडम का जो है काफ़िला नज़र आया। और अभी हम लोग वहीं खड़े थे, राना सिकंदर साहब से वो जो बच्चियाँ हैं वो ऑटोग्राफ वगैरह भी ले रही थी। राना सिकंदर साहब भी खड़े थे, मैं भी खड़ी थी, और मेरे साथ मेरे कुछ और जैसे PMLN के लोग थे वो भी वहीं खड़े थे ना। तो उतनी देर में मैडम की गाड़ियाँ हेलीकॉप्टर से वापस आती हुई नज़र आईं। तो हम लोग हैरान हुए कि ये मैडम की गाड़ियाँ वापस क्यों आ रही हैं। तो थोड़ी देर में किसी को भी बगैर वहाँ निकलने दिए कि मैडम की जो गाड़ियाँ हैं ना वो गेट से बाहर निकली, वो हेलीकॉप्टर में मैडम नहीं गई। हमने पूछा मैडम क्यों नहीं गई, तो पता चला कि कोई फ़नी ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है ना उड़ नहीं पाया। हेलीकॉप्टर में मैडम बैठ गई जी, लेकिन और वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा? वो ख़राब हो गया, और वो 2 दिन हेलीकॉप्टर ख़राब वहीं लैया में खड़ा रहा। लैया के जो सहाफ़ी हैं उनसे आपके मुस्तनद ज़राए वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि 2 दिन मैडम का त्यारा वहाँ खड़ा रहा, उड़ नहीं सका, उसमें टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया। और शुक्र है कि मैडम का त्यारा उड़ के नहीं गिरा, कोई मिसहैप नहीं हुआ। और मैं हैरान हूँ कि लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट भी नहीं की कि वो जो त्यारा था वो ख़राब था, उसकी वजह से नए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत भी थी। हेलीकॉप्टर त्यारा, मैं तो यही कहूँगी ना, हेलीकॉप्टर त्यारा फ़नी ख़राबी के पास अगर वो उड़ता तो फिर वो एक और इंसिडेंट अल्लाह ना करे कौम को देखने को मिलता। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का कि तो लेकिन जब ये सारी कौम सवाल कर रही थी तो फिर आपकी गवर्नमेंट को चाहिए था ना कि इसका जवाब दे देती कि ये चूंकि एक हादसा पेश आया है जो कि मरियम साहिबा। देखें, वो जो त्यारा ख़राब था वो तो पंजाब के जितने भी मेरा ख्याल है ऑफिसर्स भी होंगे, सब लोगों को पता था कि ये त्यारा ख़राब है और इसको लैंड करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अवाम को जो इन्फॉर्मेशन थी वो लैया की लोग भी दे सकते थे कि ये हाँ ये लैया में ऐसा मैस क्रिएट हुआ है। लैया के लोग नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो शायद आपकी जमात में कोई और होगा, उसका काम था ये इन्फॉर्मेशन देना लोगों को। मेरा ख्याल है उन्होंने बताया कि त्यारा ख़राब है और उसी की वजह से वो लैंड करके तो नया लेना पड़ा। अच्छा, वैसे आप समझती हैं कि जिस मुल्क के अंदर तकरीबन करोड़ों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर आपके ही अपनी हुकूमत के दिए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 29% लोग जो है ना वो खते गुर्बत से नीचे हों, वहाँ पे उनके हुक्मरानों को 11-11 अरब के पास, सिंध के पास भी अपना है, हर वजीर आला के पास अपना अपना जो हेलीकॉप्टर है, त्यारा मौजूद है। तो पंजाब जिसके सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ें करने की, टैकल करने की ज़रूरत होती हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारा प्रोविंस है, आबादी के लिहाज से भी है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी है, रेवेन्यू देने के लिहाज से भी है, तो उसके इंतज़ामी मामलात को कंट्रोल करने के लिए एक त्यारे की ज़रूरत तो थी। और जाहिर है अगर वो एक त्यारा ख़राब था तो दूसरा लेना पड़ता है। क्या आप ये बताएं, अगर आपकी एक फौरी ज़रूरत है, एक आम इंसान है, मैं मिसाल के तौर पे आप ही हैं, आपकी एक बाइक है वो आए दिन ख़राब होती है, आप उसको भी रिप्लेस करके नहीं लेने का सोचेंगे कि कब तक मैं इस खटारा को चलाऊं। ठीक है, यानी आपने ये ज़रूरत थी, ट्रैवलिंग के लिए ये ज़रूरत थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि एक दफ़ा वहाँ पे लैया के अंदर एक जीप रैली थी,
उस जीप रैली में आप बतौर गेस्ट वहाँ पे शरीक थी और वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का एक अमूमी माइंडसेट है उसका एक वाक़या है बड़ा जो है ना वो एक दिलचस्प वाक़या है, तो वो ज़रा सुनाइएगा। नाम लेने की चाहे ज़रूरत नहीं है लेकिन वो ब्यूरोक्रेट लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं ये शायद लोगों को बताने की बड़ी ज़रूरत है, तो वो ज़रा वो वाक़या तो सुनाइएगा। बस वो बात ख़त्म हो गई, मेरा दिल नहीं कर रहा उसको डिस्कस करें। लेकिन ये है कि जब मैं वहाँ गई और वहाँ के जो बैठे हुए थे मतलब ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान कह लें, हाँ। एक गेस्ट को इनवाइट किया जाता है तो उसको बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस दी जाती है और अगर नहीं मौजूद तो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह करवाई जाती हैं। मैं वहाँ वो जो इंसिडेंट वहाँ हुआ, मैंने मेरा ख्याल है ट्वीट किया था अपने लीडर नवाज शरीफ बीबी मरियम साहिबा को, तो उन्होंने नोटिस लेके बकायदा प्रॉपर इंक्वायरी करवाई थी। इंसिडेंट क्या हुआ? मैं वहाँ गई और वहाँ जो है मेरा ख्याल है जो 3 सोफ़े थे, इर्द गिर्द वाले जो सोफ़े थे उस पे 5-5 मर्द हजरात बैठे हुए थे। ठीक है। तो जो दरमियान वाला मिडल में एक सोफ़ा पड़ा था वहाँ ADCR थे, वहाँ शाहिद मलिक साहब और एक हमारी बहन थी वहाँ DC साहिबा, ठीक है, वो वहाँ मौजूद थी। तो उनके दरमियान जो 3 सीटिंग अरेंजमेंट वाला सोफ़ा होता है उसके दरमियान ना सामने भी एक ड्राई फ्रूट की ट्रे पड़ी थी तो दरमियान में भी पड़ी थी ना, तो मैंने ADCR साहब से ही कहा, मैंने कहा ये ड्राई फ्रूट की ट्रे आप उठा दें या फिर जो है ना मेरे लिए सीट लगवा देना। तो उसने ऐसे मतलब मज़का ख़ेज़ अंदाज़ में मुझे कहा कि ये मैं ड्राई फ्रूट की ट्रे नहीं उठाऊँगा, अगर मैडम ये ड्राई फ्रूट ना खाएं तो उनको अच्छा नहीं फ़ील होता, उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो मैंने कहा, मैंने उसको उस वक्त जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और मैंने ये मैस क्रिएट नहीं किया, मैं खामोशी से मैं वापस आ गई। एक MPA को एक पब्लिक सर्वेंट ये कह रहा है कि आप यहाँ बैठने की बात कर रही हैं और वहाँ से आप ट्रे उठाने की बात कर रही हैं, तो प्लीज़ ये ना करें क्योंकि मैडम यानी कि DC साहिबा अगर ये ड्राई फ्रूट ना खाएंगी तो उनकी तबीयत ख़राब होती है। बात सुने, बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है। सोचें अगर मैं तो मतलब मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हूँ, उसके तौर पे गई हूँ, अगर मेरे साथ ये लम्हा पेश आ सकता है तो आम आवाम के साथ ये रवैया किस हद तक होगा। कुछ हद तक ब्यूरोक्रेसी को अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। आपने अपनी गवर्नमेंट में कभी ये सजेशंस दी हैं कि ब्यूरोक्रेसी के रवैये बदलने की वाकई ज़रूरत है, ये आम लोगों के साथ क्या करते हो? वक्तन फ़वक्तन हर समझदार इंसान चीज़ें कमेंट करता नज़र आता है। कुछ अर्सा पहले वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की कि पुर्तगाल के जजीरे वाले, तो वो दबे दबे अल्फाज में ब्यूरोक्रेसी के भी रवैये चेंज होने की बात करते हैं। मैं भी ये बात करूँगी कि बहुत सारे जो मैं कहती हूँ बाज़ लोगों के गर्दन में सरिये आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आम आवाम के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो आवाम को सर्व करने के लिए होते हैं, ना कि वो उनको सुनने की बजाय वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी साम्राज्य निज़ाम के पैरोकार ना रहें। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत हैं। हमें वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों वाला रवैया चेंज करके सर्वेंट्स वाला रवैया अपनाने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये बताइए, गर्दन में सरिया वाली बात से मुझे याद आया, आप लोगों की लीडरशिप को भी ये ताना दिया जाता है कि गर्दन में सरिया आ जाता है जब इक़्तिदार आता है। आपकी इक़्तिदार में आने के बाद अपनी लीडरशिप से 1-on-1 कभी मुलाकात हुई है? मैडम आती रहती हैं प्रोविंशियल असम्बली, अभी वहाँ तो लंबी लाइन लगा के मैडम से मुलाकात हुई है और मेरे लिया के जो इश्यूज़ थे मैंने मैडम के सामने हाईलाइट किए और मैडम ने कहा मुझे सौम्या आपने बताया था और ये मैंने खुद ही ये मेडिकल कॉलेज भी अनाउंस किया हुआ है और एक्सप्रेस वे का भी। तो ये बातें हुई हैं आपकी? हाँ जी, मेरी मैडम से बातें हुई हैं, मैंने मैडम को लिख के वो दिए हैं। मैडम ने मुझे कहा है लाओ मुझे दो, और मैडम मरियम औरंगज़ेब को उन्होंने हैंड ओवर किया कि ये फ़ाइल में रखें और उन्होंने कहा ये मेरे नोटिस में हैं और मैं आपको पता है कि इसके लिए बजट एलोकेट करवाऊँगी इंशाल्लाह, और जुलाई में जो आपकी फर्दर हैं वो भी इंशाल्लाह मैं करवाने की कोशिश करूँगी। और पता है क्या, मैडम के पास जब भी जो भी गया है मेंबर प्रोविंशियल असम्बली मेरे समेत, मैं तो गिफ्टेड सीट पे रिजर्व सीट पे हूँ, मैं भी अगर मुतालबा लेके गई हूँ, मैडम मरियम औरंगज़ेब ने बड़े सीरियस होके वो सुना है। और यकीन करें कि लास्ट टाइम जब मैं मैडम के लिए स्टड बंद की रिक्वेस्ट लेके गई, मैडम मरियम औरंगज़ेब ने मेरे लिए पॉलिटिकल स्लॉट रिज़र्व की हुई थी, वहाँ जाके मैंने सिर्फ स्टड बंद राखवा के लिए 230 मिलियन मैडम मरियम औरंगज़ेब ने लिया के लिए फ़ौरन
PDMA में रखवाते हुए अप्रूव किए थे। DC साहिबा ने मेरा ख्याल है उस टाइम वो जो लेटर है लिखा हुआ था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी अप्रूव हुए थे, और मैं मैडम मरियम औरंगज़ेब के पास रिक्वेस्ट लेके गई तो मैडम ने फ़ौरन से वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को विद इन अ मंथ वो बजट जनरेट करके दिया। मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई अवामी नुमाइंदा अवामी मफाद के कोई भी काम लेके मैडम मरियम के पास जाता है, मैडम मरियम औरंगज़ेब के पास जाता है, मैडम मरियम औरंगज़ेब मैडम मरियम नवाज़ के बिहाफ पे सुन के फ़ौरन उनसे वो चीज़ें, लेकिन मरियम नवाज़ साहब मेंबरान असेंबली की मरियम नवाज़ साहब खुद देखिए मैडम मरियम नवाज़ की ही इंस्ट्रक्शंस पे मैडम मरियम औरंगज़ेब पॉलिटिकल स्लॉट रखती हैं, और जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं वो सारी उन मैडम मरियम इस टाइम बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत रखते हुए वो मैडम जो उनकी कोऑर्डिनेशन टीम का हिस्सा हैं, मैडम मरियम औरंगज़ेब सीनियर वज़ीर हैं, और वो उनको वही बेस्ट जो सजेशन है वो जो देती हैं उस पर फ़ौरन से इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैंने आपको लिया की मिसाल दी कि लिया का जो राखवा बंद है, एक रूरल एरिया में वो राखवा बंद था, उसके लिए फ़ंड हमारी मैडम मरियम नवाज़ मैडम मरियम औरंगज़ेब ने जनरेट करके दिए। ये बताइएगा कि अभी ईद से लेके अब तक बहुत सारी जगहों पे ये कोट होता रहा कि मरियम नवाज़ साहिबा की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हैं और उनकी कोई सर्जरीज भी हुई हैं, ये क्या वाक़या है? देखिए उनकी मेजर सर्जरी हुई ईद के ही दिनों में, और मैडम ने मतलब उनके गले का पहले भी मेरा ख्याल है लास्ट ईयर भी कोई इशू था, उनका थायराइड का इशू था, उनकी सर्जरी हुई, और अभी भी वही इशू गले का ही इशू था, उनकी सर्जरी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही हैं। परसों माशाल्लाह से बजट के दौरान वो आई हुई थी, उन्होंने हमारी पार्लिमानी मीटिंग भी कंडक्ट करवाई, वहाँ भी उन्होंने हमें टाइम दिया और हमसे सजेशन सलूशन जो भी चीज़ें थी हमसे बहुत सारी डिस्कशन भी हुई। उसके बाद उन्होंने बजट सेशन के अंदर आई, आइज़ लॉबी में पहले पार्लिमानी मीटिंग हुई, उसके बाद वो आई और बजट सेशन में बैठी। अच्छा, वो जब मुश्तबा शुजा रहमान साहब तकरीर कर रहे थे और बजट स्पीच के दौरान ही मरियम नवाज़ साहिबा उठ के वहाँ से चली गई थी, इसको भी मीडिया ने ये रंग दिया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई या उनकी तबीयत खराब। उनकी तबीयत बिगड़ी नहीं, वीकनेस होती है। आप बताएं, एक आम इंसान भी है ना, तो सर्जरी के बाद खुद को कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि ज़ाहिर है सर्जरी। आपको लग रहा था कि वो कमज़ोर है? लग रहा था कि ज़ाहिर है वो वीकर थी, तो इस जब पार्लिमानी मीटिंग का स्टार्ट था तो उस वक्त भी उनका गले का थोड़ा सा लग रहा था कि उनको हर्डल हो रही है, लेकिन उन्होंने अच्छी स्पीच की। गले का इशू स्टार्ट में जैसे था, लग रहा था कि गले का इशू है मैडम को, लेकिन उन्होंने धीमी आवाज़ में अपनी कंटिन्यू करते हुए अपना सारा वो मतलब जो उन्होंने ब्रीफिंग लेनी थी वो कंडक्ट। अच्छा चले, दूसरा ये कि लेकिन बजट स्पीच इसीलिए नहीं की, उनके गले का इशू था, वरना लास्ट ईयर तो आपको याद है कि मैडम ने खुद ही बजट स्पीच भी उन्होंने आपके सामने की थी, और शायद वो अभी करेंगी भी क्योंकि अभी इजलास चलना है। मुझे ये बताइएगा कि बतौर मेंबर सूबाई असेंबली लोग जानना चाहते हैं कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो कितनी सैलरी लेते हैं, कितने अलाउंसेस मिलते हैं। ये आपका ही बात नहीं है, पूरे पंजाब से लोग आते हैं इलेक्ट होके। तो एक MPA की तनख्वाह कितनी होती है और अलाउंसेस उसे कौन कौन से मिलते हैं? मैं तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगी, अलाउंसेस का भी सब कुछ बताऊंगी। हाँ। अभी जो लास्ट था आपको पता है कि ड्यू टू सर्कमस्टांसेस 25% हमारी कटौती हुई थी, तो 2,60,000 बच के हमें मिलता था। यानी आपकी वैसे तनख्वाह 4 लाख रुपए है बुनियादी तनख्वाह। हमारी जो तनख्वाह है ना, हाँ। टोटल सुना है कि 5 लाख तनख्वाह है, 1,10,000 उस पर सैलरी टैक्स लगता है, ठीक है, तो बाकी बच जाता है 3,90,000। ठीक है। तो जब उसके ऊपर 25% मजीद वो कट लगा तो वो हमें मिलती रही 2,60,000। ठीक है, और ये हो गई सर्कमस्टांसेस। लेकिन अभी जो है ना 390, अभी 390 है। और इसके अलावा कौन कौन सी मराहत मिलती? जो हमारे MPAs हैं उनको कोई एज सच पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं मिलता, वही जो सैलरी है वही है। उसके अलावा हाँ, अगर बजट सेशन के लिए आएँ तो 10,000 पर डे मिलता है, पर डे। और अगर वो महीने में सिर्फ 2 दिन है तो वो 20,000 बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं? कोई और भी हिडन अलाउंसेस होते हैं? नहीं, और तो कोई अलाउंसेस नहीं है, यही है जो मतलब TADA की बाद में 10,000 पर डे है। ठीक है। और बस 390। मेरा ख्याल है अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती होगी पर मंथ, मैक्सिमम अगर हो जाती होगी तो 5 हो जाती होगी। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ना अब मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ आते हैं। आप उनको अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ कंपेयर करें तो आपको शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा बेहतर वज़ीर आला दिखाई देते हैं, या आपको लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला है?
मियाँ शहबाज शरीफ भी बहुत बेहतरीन बासलाहियत वज़ीर आला रहे हैं। बीबी मरियम नवाज़ ने भी कोई कमी कोताही नहीं दिखाई। जो मुश्किल हालात थे, आपको याद है लास्ट ईयर फ्लड का जो सिचुएशन रही, कभी मुल्तान को डूबते नहीं सुना था, मुजफ्फरगढ़ को डूबते नहीं सुना था, शोरकोट को डूबते नहीं सुना था। बड़े बड़े आपको पता है यहाँ तक कि मोटरवे तक को कट लगा के बहुत सारे एरिया को बचाने पड़ा। शोरकोट वाला जो रोड है वो टूटा हुआ था जहाँ से हम लोग ट्रैवल करते थे। कौमी शहराएँ टूटी हुई थी, उन सब के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए और दोबारा से बहाली रोड रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स भी हुए। मैं कहती हूँ इन मुश्किल हालात में मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया है अपनी कम्युनिटी को। और जो बजट की लास्ट ईयर का था, जो रिस्टोरेशन प्रोग्राम है फौरी से नहीं हो जाता। अगर कोई आपके ऊपर आफात आती है, यानी आपको दोनों में बेहतर कौन लगता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। देखें, एज ए खातून मुझे बीबी मरियम नवाज साहिबा ज़्यादा पसंद है। ठीक है, दोनों ही बेहतरीन है। अच्छा, दूसरा ये है कि हमज़ा शहबाज साहब और मरियम नवाज साहिबा के दरमियान कोई मामला चल रहा है जिसकी वजह से हमज़ा साहब जो है वो अपने ऑफिस तक महदूद है और वहीं पे लोगों को बुला के मुलाकात करते हैं, कहीं नज़र नहीं आते हैं। वफाक में भी वो कौमी असम्बली में नज़र नहीं आते हैं। बजट चल रहा था, कोई आपने स्पीच सुनी है उनकी? देखें, अभी तो चल रहा है और मियाँ हमज़ा साहब को कारकुनान के साथ मिलने की जो एक टास्क दिया गया, मियाँ हमज़ा साहब अपने कारकुनान को, अपने लीडरान को, लोगों को मिल रहे हैं, 180H में बैठते हैं, उनसे मीटिंग्स और वो जो ब्रीफिंग हैं वो चीज़ें वो कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगी आप मरियम नवाज साहिबा को? क्योंकि मेरा ख्याल है कैमरे के थ्रू पैगाम ज़रा बेहतर चला जाएगा। मुलाकात तो देर हो गई अब। नहीं, मेरी परसों मुलाकात हुई है और मैंने उनको वहाँ भी बोला खुश रहें, कामयाब रहें और ऐसे ही अच्छे तरीके से अपने लोगों को सर्व करती रहें। ये लोग आपके लिए ढेरों दुआएं करते हैं। जब आप इनके लिए बेहतरीन कोई और प्रोजेक्ट लेके आती हैं, आपके बेहतरीन अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, उनको बहुत एडमायर किया जाता है। जब आप में कैपेसिटी अच्छी होती है तो मैं कहती हूँ कि जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनको भी मोहतरमा मरियम नवाज़ आपसे सीखने की ज़रूरत है। अगर आपका सुथरा पंजाब बेस्ट है तो सिंध वालों को भी सुथरा सिंध लाने का प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत है। और बाकी भी जो आपका पंजाब परफेक्ट है, बलोचिस्तान को भी ऐसे ही परफेक्ट होना चाहिए, केपी को भी ऐसे ही परफेक्ट होना चाहिए, सिंध को भी ऐसे ही परफेक्ट होना चाहिए। जी, हम थैंक यू पाकिस्तान। हम लोगों पे छोड़ते हैं कि मोहतरमा के बताए हुए पंजाब गवर्नमेंट के कारनामे, कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं और किस नज़र से देखते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट को खुसूसी तौर पर आप कितने नंबर देते हैं, ये अभी आप ज़रूर CCD वाला जो कारनामा है वो भी बहुत बेहतरीन है, जो ख़वातीन को बड़ा अट्रैक्ट करता है। नहीं, जो CCD ने एक बच्ची को देखें, CCD ने जो खवातीन जो फेक इनकाउंटर कर दिए वो वाला आप कह रही हैं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो वो जो चकवाल में वाकया पेश आया वो तो चल रहा है CCD पे, CCD के क्रेडिट पे तो वो भी आप CCD के क्रेडिट पे ये भी लाएं कि आज पंजाब की हर बच्ची, हर खातून महफूज है। वो तंग तारीख गलियों से गुजरते हुए घबराती नहीं है। उसको पता है कि मजबूत हाथ बैठे हैं उसको बचाने के लिए, और मैडम मरियम की किसी बेटी बहन को कोई हाथ तो लगाए। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।